इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने वैद्युत धारा और धारा घनत्व के विषय में पढ़ लिया था, और आज के लेक्चर में इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल और इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति और अनुगमन वेग या अपवाह वेग जिसको बोलते हैं, और माध्य मुक्त पथ, वस्त्रांतिकल तथा अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, इन सब के विषय में आज आप लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल तो यहाँ पर आपको पता है कि जितने भी पदार्थ हैं ये सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या है? अर्थात इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं। जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के बाहर चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक परमाणु है और ये क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। इसके बाहर जो अलग अलग कक्षाओं में गतिशील हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर अलग अलग कक्षाओं में गतिशील हैं। ये सब अलग अलग क्या हो जाएंगे? इसकी कक्षाएं हो जाएंगी। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में एक निश्चित संख्या में गतिशील होते हैं। तो जो नाभिक से सबसे बाह्यतम कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो नाभिक के द्वारा कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। और जब वैद्युत आकर्षण बल कम होता है तो अगर हम इसको किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ सकता है। जरूरी नहीं छोड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर अपनी अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, अगर उस परमाणु को किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाए, इतनी ऊर्जा दी जाए कि वो अपनी कक्षा को छोड़ दे, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपनी कक्षा को छोड़ दे। कुछ ही ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं अपनी कक्षा को। तो आप लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन समझा। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में होते हैं, ये सामान्य ताप पर अर्थात कमरे के ताप पर अपनी कक्षा को आसानी से छोड़ देते हैं। अर्थात इनको हम अगर दो धातुएं इनको आपस में अगर रगड़ दें तब भी वो इलेक्ट्रॉन को यानी अपनी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, या फिर धातुओं का ताप बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी कक्षा को आसानी से ऊर्जा पाने पर छोड़ देते हैं। और ये उसमें जो ताप है, अर्थात जो धातुएँ हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक धातु है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, तो अगर एक निश्चित ऊष्मीय ताप पर इनका वेग देखा जाए तो वो जो वेग होता है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये ऊष्मीय वेग होता है। क्या होता है? ऊष्मीय वेग होता है।
अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पा करके गतिशील होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो ऊष्मीय वेग कहलाता है इलेक्ट्रॉन का। और ये कितना होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात बहुत ही ज़्यादा इसका ऊष्मीय वेग होता है। अब हम लोग देखेंगे यादृच्छिक गति क्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति यादृच्छिक गति क्या होती है? जैसे कोई एक ये धातु या चालक है, अब इसका ताप अगर बढ़ाया जा रहा है तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे, और टकराने पर क्या होता है कि इनकी गति जो हो जाती है वो अनियमित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की जो अनियमित गति ऐसे दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी गति, ये गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है, यादृच्छिक गति। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, औसत माध्य मुक्त पथ। औसत माध्य मुक्त पथ, औसत माध्य मुक्त पथ। ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ये इधर टकराया, एक दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन टकरा गए, अब इनकी गति क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में चला आया और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में चला गया। इस प्रकार से ये जो गतियाँ दिख रही हैं आप लोगों को, ये यादृच्छिक गति दिख रही है। इस तरह से टकराने पर एक दूसरे से, यानी इनकी गति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी जो गति दिख रही है यादृच्छिक गति दिख रही है। लेकिन अब औसत माध्य मुक्त पथ क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके पथ निश्चित नहीं होते हैं। किसी का पथ जो है कुछ ज़्यादा होता है और किसी इलेक्ट्रॉन का पथ कुछ कम होता है। इन सभी पथों का जब औसत निकाल लिया जाए, यानी किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर होने में जो तय किया गया पथ, वो माध्य मुक्त पथ कहलाता है। किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर होने में जो तय किया गया पथ, वो माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और यह माध्य मुक्त पथ जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, अर्थात इनके अलग अलग, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा दूरी तक पहुंच जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ कम ही दूरी तक रहता है। इनका जो एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, औसत माध्य मुक्त पथ जो होगा वो जो होता है 10⁻⁹ मीटर का होता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। औसत माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये 10⁻⁹ मीटर होता है। और एक बात ये भी याद रखिए, जो धातुएं होती हैं, अगर इन धातुओं का 1 मीटर क्यूब आयतन ले लिया जाए तो उसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में। तब आप लोग पढ़ेंगे क्रांतिकाल क्या होता है। औसत क्रांतिकाल, औसत क्रांतिकाल। तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के या फिर किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टकराने में लिया गया समय क्रांतिकाल कहलाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने में जितना समय लिया जा रहा है वह समय क्रांतिकाल कहलाता है। लेकिन बात आ रही औसत क्रांतिकाल की, अर्थात
जब अलग अलग माध्य मुक्त पथ थे तो अलग अलग टकराने का समय भी होगा। तो औसत माध्य मुक्त पथ निकाला गया था, अर्थात सभी पथों का जो औसत निकाला गया था वो 10⁻⁹ मीटर आया था। इसी प्रकार से जब सभी क्रांतिकालों का औसत निकाला जाएगा तो 10⁻14 सेकेंड होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो औसत क्रांतिकाल होता है उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 10⁻14 सेकेंड होता है। अर्थात किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टकराने में लिया गया समय क्रांतिकाल कहलाता है। और चूँकि कई इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए अलग अलग क्रांतिकालों में जब इनका एवरेज निकाल दिया जाएगा वो औसत क्रांतिकाल कहलाता है। ये जो औसत निकाल दिया जाएगा सभी समयों का योगफल बटे कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएँ उनसे भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा, औसत क्रांतिकाल। और इसका मान क्या होगा, 10⁻14 सेकेंड होता है। तो अब हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा अनुगमन वेग क्या होता है। पहले देखेंगे अनुगमन वेग क्या होता है। जब किसी चालक को, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ये एक धातु है या चालक है, जब किसी चालक के सिरों को एक बैटरी द्वारा या सेल द्वारा जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पर एक सेल से जोड़ दिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिए। ये देखिए एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिए। पॉजिटिव टर्मिनल की ठीक इस प्रकार से गति करना प्रारंभ कर दिए। तब यहाँ पर क्या होता है, जो इनका वेग होता है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसका मान कितना कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो तापीय वेग था उसका मान था 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो अनुगमन वेग है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड है। फिर भी इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है और इसमें करंट लगती है, लेकिन जो पहले इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से थे उसमें भी धारा का प्रवाह होता था, लेकिन धारा का मान शून्य था। क्यों था शून्य, अर्थात उसमें वैद्युत क्यों नहीं अनुभव हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो गति थी वो अनियमित थी, यादृच्छिक गति थी, अर्थात उसमें वैद्युत धारा का अनुभव नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें जो है एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, इसमें वैद्युत धारा का अनुभव हो रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए इसमें धारा पता चल रही है। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक है और इस चालक को किसी बैटरी या सेल द्वारा संयोजित कर दिया गया है। ये हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिए और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। तो धारा देखिए डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग Vd और धारा I में क्या संबंध होता है, ये आपको देखना है। क्योंकि आपको पता है वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/R
टी, अर्थात संपूर्ण आवेश को संपूर्ण समय से अगर डिवाइड कर दें तो आई का मान पता चल जाएगा। और ये कोई धातु का चालक मान लीजिए, तो इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या मान लीजिए ए है, अनुगमन वेग क्या है वी डी है। तो आपको बताया गया था एक क्लास में पढ़े थे, एक ये जैसे बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये एच मान लीजिए और ये मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, इसको हम मान सकते हैं ए। और एच 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी वी डी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी वी डी हो जाएगी। ठीक, 1 सेकेंड में तय किया गया आयतन क्या हो जाएगा ए इंटू वी डी। 1 सेकेंड में क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी एक सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर वी डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः आयतन बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू वी डी। जैसे कि यहाँ पर एक इसको माना पाई आर स्क्वायर को, यहाँ पर हम काट के क्षेत्रफल ए बराबर क्या मान सकते हैं पाई आर स्क्वायर मान सकते हैं। वी डी क्या है एक सेकेंड में तय की गई दूरी, अर्थात यहाँ पर एस जैसे माना था इस प्रकार से ए इंटू वी डी कर दिया। 30 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर 30 सेकेंड में, क्योंकि 1 सेकेंड तक तो प्रवाहित नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, मान लीजिए 30 समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, अर्थात 30 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहे हैं। तो 30 सेकेंड तक समय में आयतन कितना हो जाएगा ए इंटू वी डी। 30 सेकेंड की बात कर रहा था, 30 से गुणा कर दो। अब इसके बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात 30 सेकेंड में प्राप्त आयतन, 30 सेकेंड में प्राप्त आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मानते हैं Q बराबर एन ई होता है, जहाँ पर एन क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर क्या करते हैं ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन, ये हो जाएगा। क्योंकि एकांक पृष्ठ पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर एन इलेक्ट्रॉन, तो संपूर्ण में इनसे गुणा करते चले जाएंगे, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये शायद दिख नहीं रहा है, ये इतना नहीं दिख रहा था, तो अब यहाँ पर देख लीजिए तीस सेकेंड में आपको पता चल गया आयतन, 30 सेकेंड तक समय में आयतन पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, अतः कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन। अब इसके बाद कुल आवेश निकाल लेंगे, अतः चालक का कुल आवेश बराबर, अतः चालक का कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा
आवेश Q बराबर NE, N क्या है? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर AVD T NE। अब यहाँ से धारा निकालेंगे, धारा I बराबर Q अपॉन T होता है, तो यहाँ से Q का मान क्या रख देंगे? A इंटू VD इंटू T इंटू N इंटू E, अपॉन में क्या लिखा है? T। T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या बचेगा? A फिर NE VD NE VD, ये हो जाएगा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये हो जाएगा अनुगमन वेग और ये हो जाएगी वैद्युत धारा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। देखिए ये क्या होता है, अभी आप लोगों ने प्राप्त किया I इक्वल टू ANE VD। चूँकि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन A होता है। I का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? J इक्वल टू ANE VD अपॉन A, ऐसे A कैंसिल, यहाँ से J इक्वल टू जाएगा NE VD हो जाएगा। ये हो जाएगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। या फिर देखिए A नहीं है, अर्थात धारा घनत्व में किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के लेक्चर में यहीं तक। आगे के लेक्चर में हम आप लोगों को इसी पर आधारित आंकिक प्रश्न बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे।